हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, हम भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो एक एक करके हिंदी माध्यम से समाप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, अभी इसके पिछले 2-3 वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का जो भी डेरिवेशन था उसको प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों, अब ये जो वीडियो है हमारा इन सारे टॉपिक्स पे जो यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, जो आंकिक प्रश्न पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करने का है। तो बच्चों देखिए, इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव आपके, और जितने भी इस पे आंकिक प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हूं। बच्चों, हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। बच्चों, इतना मेहनत कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए जितनी बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में, उसको लिखा भी गया है बच्चों कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। बच्चों, निर्वात की वैद्युतशीलता आपको बताया गया था कि फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसको लिख सकते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, कूलाम के नियम से लिखा गया था। तो इसी एप्सिलॉन नॉट का आपको वैद्युतशीलता पूछ रहा है, इसी एप्सिलॉन नॉट का, इसी का मात्रक पूछ रहा है। तो इसका मात्रक कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इस 4 पाई का तो कोई मात्रक ही नहीं होगा। अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर आए तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो Q1 Q2 कूलाम स्क्वायर हो जाएगा और ये न्यूटन हो जाएगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा इसका आपका। तो देखिए, पहला इसका ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन इसका क्या है बच्चों? सही है। यहां इन दोनों से गुणा करेंगे तो कूलम स्क्वायर, इसका फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप इसका पहला लिख सकते हैं। निम्न में से दूसरा जो क्वेश्चन हमारा बच्चों वो ये है, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है? अब इसमें वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन सा है बच्चों? तो आपको बताया गया था कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये E = F/Q होता है। तो F का न्यूटन होता है और Q का कूलाम होता है। तो ये बहुत बार ये बताया गया है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17, 16, 15, 13, 11 में ये पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। बल आघूर्ण टाउ होता है बच्चों। अभी इसके जस्ट पहले वाला टॉपिक में बताया था कि किसी द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो P × E ये आता है और इसको हम लिखते हैं PE sin थीटा। तो आप इसका दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? सही है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करेगा। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करेगा, आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप ठीक से समझिए। तो बच्चों, आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। उसके अगर अक्षीय स्थिति में लिखे या निरक्षीय स्थिति में लिखे, ई अक्षीय लिखे तो क्या होता है? K P/2P/R³ होता है। या अगर ई निरक्षीय स्थिति में लिखे तो KP/R³ होता है। नीचे क्या आ रहा है बच्चों? R³ आ रहा है। द्विध्रुव जहां कहीं भी आएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी 1/R³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मतलब कि 1/R³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। आप इसके इस तरह से कह सकते हैं कि E 1/R³ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ या E व्युत्क्रमानुपाती होगा R के क्यूब के। ठीक है। तो आप E जब होगा तो आप जानते हैं कि F इक्वल क्या होता है? Q × E होता है। यहां से E = F/Q आप जानते हैं। तो F इक्वल क्या हो जाएगा? Q × E। तो अगर ये आपका E ही 1/R³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या R³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप इसको कह सकते हैं। देखिए, जब ऐसा कुछ लिखा जाए ना, तो अगर हमेशा बोले 1/R लिखा गया हो तो ये जो आपका E होगा वो 1/R के समानुपाती बोला जाएगा।
और अगर केवल आर बोलना है तो ई जो होगा वो आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। केवल आर नाम लेंगे तो नीचे है तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, और 1/r बोलेंगे हम तो 1 आर होगा, ये कंप्लीट हम बोल दे रहा है ना। अगर मान लीजिए कि 1/r को हम ए कह रहे हैं तो ई डायरेक्ट समानुपाती होगा ए, और ये 1/r कह रहे हैं। अगर केवल आर इसका बोला जाए तो ये कहा जाएगा कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आर के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है ना। तो यहां पे ये ई आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो यहां पर डायरेक्ट आपको दिया ही गया है ई आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो बल भी क्या होगा, आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये पहला ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सी हमारा इसमें क्या है, सही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, इसमें जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान में अनुपात कितना होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका अनुपात निकालना है। तो आप जानते हैं इस पे आवेश कितना होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻19, और इसका जो द्रव्यमान होता है 9.31 × 10⁻31 होता है बच्चों। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा आप देखेंगे यहां से कि ये 11 के आसपास आएगा भाग देने पे, ठीक है ना। 1.6 है, अगर इसको आप देखेंगे 10 लगा तो ये 20 हो जाएगा, 11 के आसपास आएगा। तो इसमें देखिए इसके पावर में 11 है, इसके पावर में 11 है, तीनों में दो, अगर आप यहां भाग देकर देखेंगे तो 1.77 आएगा × 10⁻11, तो ये वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं। और लास्ट जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो कि 12, 11 और 9 में पूछा गया है, वैद्युत क्षेत्र को विक्षेपित कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित कर सकता है, एक्सरे को, गामा रे को, अल्फा कण को, न्यूट्रॉनों को। तो भाई वैद्युत क्षेत्र जिस पे आवेश होगा उसी को क्या कर सकता है, विक्षेपित कर सकता है। तो गामा रे पर कोई आवेश नहीं होता है, गामा पर एक्सरे पे कोई आवेश नहीं, गामा रे पे कोई आवेश नहीं, न्यूट्रॉनों पे कोई आवेश नहीं, अल्फा कण पे होता है। प्रोटॉन के दुगुना आवेश होता है, तो प्रोटॉन ये अल्फा कण को क्या कर सकता है, विक्षेपित करेगा, बाकी किसी चीज को ये विक्षेपित नहीं करेगा। तो ये भी 12, 11, 9 में पूछा गया है, ये 16, 13, 9 में पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन जितनी बार पूछा गया वो लिखा गया है बच्चों, तो आप इसको जरूर तैयार कर लें। हो सकता है पहले क्वेश्चन से अगर कोई बहुविकल्पी 2024 में बने तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन होगा, तो आप जरूर इसको तैयार कर लें, इसको लिख लें, इसको पॉज करके इसका नोट्स बना लें, ठीक है बच्चों। ये तो बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बहुविकल्पी, लेकिन उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं लेकर आया हूं, इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। बाकी चीजें भी आपको बताई जाएंगी जब ये चैप्टर समाप्त होगा तब, लेकिन ये 2-3 टॉपिक जब मैं समझाया था तो इस पर कितना क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं समझा रहा हूं, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। चलिए अब इसके बाद से हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, आप धैर्य रखेंगे बच्चों। इस पे न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है, देखिए ये 6 न्यूमेरिकल, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला देखिए 17-15 में पूछा गया है, दूसरा 2017 में पूछा गया है, तीसरा 23 अभी इस साल, ये चौथा है, अभी इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। पेपर उठा के देखिए जाके कि ये 23, 14 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये 23 में पूछा गया, इसलिए इस पे ये ज्यादा हाईलाइटेड है। इसको जरूर देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आप जरूर अभी इसको चौथे नंबर पर सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है, 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो और 5वां क्वेश्चन ये 2019-2013 में, छठा क्वेश्चन हमारा 2014 और 2012 में पूछा गया था। तो इन दोनों टॉपिक से, इन 3-4 जो टॉपिक है न्यूमेरिकल तो यही बनते हैं। ज्यादा संभावना होती है बच्चों जो डेरिवेशन बताए गए हैं डेरिवेशन पूछे जाने की, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए बच्चों, इसमें जो पहला न्यूमेरिकल है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो पहला न्यूमेरिकल है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए बच्चों आपको ये समझाया गया था, इस पे आपको इसके सेंटर पे ये कहा गया है कि वर्ग के केंद्र पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां ज्ञात करना है, इसके सेंटर पर ज्ञात करना है, परिणामी। तो बच्चों आप जरूर यहां पे देखें कि कैसे हम परिणामी ज्ञात करते हैं। ये ए पॉइंट है, बी है, सी है, डी है, कैसे करते हैं। मान लीजिए कि किसी एक यहां पे हमारा, चलिए इसको हम पहले ए और
सी को लेते हैं इस तरह से। तो एक -2q चार्ज यहाँ पे है बी, और यहाँ पे -q चार्ज यहाँ पे, बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, इसके ये माइनस आवेश है, तो माइनस की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो इसके तरफ आएंगी, मतलब माइनस आवेश है तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो माइनस आवेश से अंदर की तरफ जाती हैं, ठीक है, आपको पता है। तो जब वैद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की तरफ जाती है तो यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यही क्या होगी, दिशा होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस -2q के वजह से, -2q के वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर की तरफ होगी, मतलब कि E -2q की वजह से इधर की तरफ होगी, और -q की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बच्चों इधर की तरफ होगी, है कि नहीं। अब कौन सा ज्यादा होगा, दोनों बराबर दूरी पर है, तो कौन सा जिसका आवेश ज्यादा होगा वो ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रोड्यूस करेगा। तो बताया जाता है कि एक बल आप इधर 2 न्यूटन का लगा रहे हैं और इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बताओ कौन सा खींच ले जाएगा, जो ज्यादा होगा वो खींच हो जाएगा, परिणामी किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ। क्या हो जाएगा ये परिणामी बल इधर की तरफ बच्चों, जो 5 में से जो छोटा वाला है वो घट जाता है, तो ये आप याद रखिए। तो यहां पर इन दोनों में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी परिणामी, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो किधर की तरफ होगी। सबसे पहले तो परिणामी इन दोनों का इधर की तरफ होगा, कितना होगा यहाँ पे, E -2q में से घटा देंगे E -q को, ऐसे ही हम निकालते हैं, यही तरीका है। अगर ये पॉजिटिव होता है बच्चों, अगर ये तो मतलब कि ये हो गया, अब यहाँ पे अगर ये +2q आवेश होता और ये +q आवेश होता और बीच में कहीं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती, तो ये कैसे निकाला जाता। देखिए बच्चों, ये +2q है, अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को निकालता है, बाहर की तरफ ऐसे। तो इसके वजह से इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो इधर की तरफ बनेगी। देखिए E +2q यहां लिखना पड़ेगा, ये इस स्थान पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बनाएगा, यहां से जो रेखाएं निकलेगी वो इस डायरेक्शन में निकलेंगी। तो E +2q इधर हो जाएगा, और +q की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो किधर की तरफ हो जाएगी, E +q इधर की तरफ, ठीक है ना। ये इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पे परिणामी किधर की तरफ होगा, तो ये जो 2q वाला है ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर की तरफ बना रहा होगा, कितना बनाएगा, इस केस में जो परिणामी बनेगा वो E +2q, और माइनस में अपोजिट है ये E +q हो जाएगा। कितना होगा अभी निकाला जाएगा, पर ये समझ लीजिए कि परिणामी जब दो एक ही लाइन पे आवेश हो और उन दोनों का परिणामी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, आप लोग यहां पे समझ गए होंगे। तो इसको मैं मिटाता हूं, इसका यूज इसमें करना है, देखिए कैसे कर सकते हैं इसमें हम। तो चलिए बच्चों, अब आप देखिए ए और सी पर देखिए, यहां पे -2q आवेश है, यहां पे q आवेश है। इसको ये जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो -2q इधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ, ये माइनस आवेश अपनी तरफ ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाएगा, और इसके वजह से E -q इधर की तरफ होगी। अगर इन दोनों का परिणामी देखा जाए, इन दोनों का जो परिणामी तीव्रता देखा जाए, मान लीजिए कि वो E डैश है, वो E डैश है, तो ये किधर की तरफ हो जाएगा E डैश बच्चों, ये इधर कम होगा क्योंकि -q आवेश की वजह से है, ये -2q ज्यादा आवेश है इस पे, तो ये इधर की तरफ ज्यादा होगा। तो दोनों का जो परिणामी होगा बच्चों इधर की तरफ, वो E डैश हो जाएगा, और E डैश का मान कितना हो जाएगा, E -2q आवेश की वजह से जो तीव्रता होगी, और -E -q, ये हो जाएगा। अब ये इसका कैसे मान निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले आप समझिए कि कोई अगर वर्ग है, मान लीजिए कि इसका A इसका साइड है, तो इसका जो ये विकर्ण हो जाता है √2a हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम से, आप निकाल लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, उससे करेंगे तो इसका √2a इसका क्या हो जाएगा, ये ए है, तो ये √2 इसका क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण √2a हो जाएगा। तो आप बताइए कि इसके बिल्कुल बीचों बीच में यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, हमको यही बीच में निकालना है, यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी। तो इसको निकालेंगे बच्चों, तो ये जितना भी √2 है इसका आधा हो जाएगा। यहां से ये दूरी अगर निकालना हो, मान लीजिए कि ये ए पॉइंट हो, ये ओ है, तो ए ओ कितना हो जाएगा, तो 2√2a और आधा है √2a, और आधा है तो 2 से भाग दे देंगे। इस 2 क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 से कट जाएगा a/√2। इसका यहां से दूरी कितना हो जाएगा, a/√2, इसका यहां से दूरी कितना हो जाएगा, a/√2। और हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए 2 ही चीज चाहिए बच्चों। कौन कौन सा चीज चाहिए, 2 चीज।
आपको केवल दूरी चाहिए और वो आवेश चाहिए जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अगर आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है के क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है, तो यहां सबका दूरी मिल गया बच्चों, ए बाई रूट टू। इसका भी यहां से दूरी ए बाई रूट टू हो जाएगा, इसका भी ए बाई रूट टू हो जाएगा, सबका दूरी ए बाई रूट टू हो जाएगा उस सेंटर का। ठीक है, तो चलिए हम ई माइनस टू क्यू आवेश की वजह से यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं। तो ई डैश का मान हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ई डैश का मान हो जाएगा के, आवेश कितना है, जब हम डायरेक्शन दिखा देंगे तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे बच्चों, तो माइनस साइन नहीं लगाया जाएगा, तो ई माइनस टू की वजह से कितना हो जाएगा, आवेश कितना हो जाएगा, टू क्यू बटे में यहां से इसकी दूरी ए बाई रूट टू, अगर ए बाई रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, अभी आगे देख रहे हैं। अब ये तो लिख दिया गया किसकी वजह से, माइनस टू क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू बटे में यहां से भी दूरी वही है ए बाई रूट टू, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर ई डैश की वैल्यू निकाली जाएगी तो के क्यू कॉमन हो जाएगा, के क्यू कॉमन होगा, तो के क्यू कॉमन कर ले रहे हैं, यहां पे क्या बचेगा, टू बटे में ए स्क्वायर बटे में टू, जो टू ऊपर आता है वो ऊपर चला जाएगा, तो अगर इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर बटे में ए स्क्वायर, और माइनस करके के क्यू तो कॉमन यहां पर भी हो गया बच्चों, तो एक बटे में ए स्क्वायर बटे में टू आएगा, अब ये भी टू ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, टू को लेकर जाइए बच्चों ऊपर, तो ये टू ए स्क्वायर। अगर ई डैश देखा जाए, अगर घटाया जाए तो बच्चों देखिए नीचे बेस सेम है तो केवल ऊपर वाला घट जाएगा, चार में से दो घटाएंगे तो दो हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, टू के क्यू, टू के दो घटेगा तो टू के क्यू बटे में ए स्क्वायर। तो इधर जो ई डैश आया बच्चों ने वो कितना आया, टू के क्यू बटे में ए स्क्वायर। तो हमने जो इन दोनों का परिणामी है, जो ई डैश, इसमें से इसको घटाया तो इधर की तरफ ये निकाल दिया। अब इन दोनों का परिणामी किधर की तरफ होगा बच्चों, ये आपको निकालना है। इन दोनों का जो परिणामी होगा वो देखिए किधर की तरफ होगा, ये प्लस आवेश, प्लस टू क्यू आवेश है, तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ, ई प्लस टू क्यू वाला। और ये प्लस क्यू है तो ये बाहर की तरफ इधर की तरफ भेजेगा, तो इसकी दिशा किधर की तरफ हो जाएगी, ई प्लस क्यू की वजह से इधर की तरफ हो जाएगी। तो इन दोनों का परिणामी कैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए कि इन दोनों का परिणामी ई डबल डैश है, इसमें जो ज्यादा आवेश है प्लस टू की, तो ये वाला इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, इस वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, तो कितनी हो जाएगी, ई प्लस टू क्यू माइनस में ये क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए बीच में क्या लगा, माइनस लगा, ई क्यू हो जाएगा प्लस क्यू। अब इसको निकाला जाएगा बच्चों तो इसी फार्मूले से निकाला जाएगा, तो ये वाला ज्यादा है, तो अभी बताया कि जो ज्यादा होता है उसी की तरफ परिणामी हो जाएगी। तो इन दोनों का जो परिणामी ई डबल डैश होगा, इसका डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा बच्चों, ई डबल डैश का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इधर की तरफ हो जाएगा, ई डैश इधर की तरफ, ई डबल डैश इधर की तरफ हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा, अगर इसका मान निकाला जाए बच्चों तो आप देख सकते हैं इसी फॉर्मूले से लिखेंगे, तो के क्यू, अब टू क्यू है तो टू क्यू का आवेश लिखा जाएगा, टू क्यू बटे में ए बाई रूट टू, वही ए बाई रूट टू का स्क्वायर। यहां से ये डिस्टेंस जो है वो ए बाई रूट टू सब निकाला गया था, अभी आपने देखा कि ए बाई रूट टू निकाला गया तो वो रख दिया गया, माइनस में फिर से के, और ये आवेश केवल क्यू है, यहां से इधर की तरफ जो आएगा केवल क्यू आएगा, तो के क्यू बटे में ए बाई रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम देखें तो बच्चों के क्यू यहां पर भी कॉमन हो जाएगा, सेम वही चीज आने वाला है, के क्यू यहां पर भी कॉमन हो जाएगा, यहां पे टू बचेगा ऊपर, और यहां पे ए स्क्वायर बटे में टू होगा, टू ऊपर चला जाएगा, मतलब रूट टू का स्क्वायर टू होगा, तो टू ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए आपको समझा रहा हूं, आप चाहे तो आप पूरा ये कंप्लीट लाइन लिखकर अगली लाइन में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। के क्यू यहां पर भी कॉमन है, तो यहां पे 1 में ए स्क्वायर बटे में 2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2 ऊपर अगर चला गया तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। तो इसको हमने 2 रख दिया। अब इसको घटाएंगे, अगर 4 में से 2 घटेगा तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, 2k³ बटे में ए स्क्वायर। अब चलिए बच्चों, ई डबल डैश का मान इतना आया, ई सिंगल डैश का मान इतना आया, आपने देखा। ये इक्वेशन मान लीजिए कि आपका फर्स्ट बना, ये इक्वेशन आपका सेकंड बना। अब आप देखिए कि अब
इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से, इस आवेश और इस आवेश की वजह से जो परिणामी तीव्रता मिली वो इधर की तरफ मिली, इन दोनों आवेशों की वजह से जो परिणामी तीव्रता मिली वो इधर की तरफ मिली। अब इन दोनों, ये दोनों भी वेक्टर रूप में मिले हैं ना बच्चों, तो इन दोनों का परिणामी तीव्रता निकालने की बारी है। तो बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी एक वर्ग है तो इसके जो विकर्ण होते हैं उनके बीच में कितना एंगल बनता है, ये एंगल कितने का होता है, तो 90 डिग्री का होता है बच्चों। अगर ये वर्ग है तो वर्ग हो या आयत हो तो विकर्णों के बीच का जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है बच्चों। तो ये 90 डिग्री है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो ये एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का परिणामी आपको बताया गया था, परिणामी कैसे निकलेगा बच्चों, तो ई इक्वल लिखेंगे तो अंडर रूट में क्या होता है, अगर मान लीजिए परिणामी आर निकालते हैं तो आर का फार्मूला आपको बताया गया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा यहां पे बच्चों, इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहां पे ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डबल डैश का स्क्वायर, ई डबल डैश का स्क्वायर प्लस 2e डैश ई डबल डैश कॉस 90, कॉस 90 यहां पे इसमें इस टर्म में आएगा कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है बच्चों, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 वाला टर्म हम नहीं लिखते हैं, अगर 0 वाला टर्म नहीं लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में ई डैश की वैल्यू जो आई है वो के क्यू बटे में 2kq बटे में ए स्क्वायर आई है, तो इसको लिख लेंगे 2kq बटे में ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और प्लस में ये ई डबल डैश का भी वैल्यू सेम आया है, 2kq बटे में ए स्क्वायर का स्क्वायर आया बच्चों। अब आपको बताया गया था कि रूट में अगर कोई चीज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा गया हो तो इसका मान √2a हो जाता है, ठीक है। मतलब कि ये 2 बार आया तो √2 हो जाएगा और ए बाहर निकल आएगा, ए स्क्वायर है तो इस अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ए में हो जाएगा। वैसे ही ये भी होगा, अगर मान लीजिए कि इसके अंदर वाला चीज ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों सेम है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, परिणामी जो तीव्रता हो जाएगी बच्चों वो √2, परिणामी जो तीव्रता हो जाएगी वो कितने हो जाएगी, √2 और ए का मतलब किसी एक को लिख लीजिए, इसके आगे क्या लिख दीजिए, कुछ किसी एक को लिख दीजिए, तो 2kq बटे में ए स्क्वायर। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2√2kq बटे में ए स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा कि यहां परिणामी तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा बच्चों। और आप इसका डायरेक्शन लिखना चाहें तो अब दोनों 90 डिग्री पर, दोनों अगर सदिश 90 डिग्री पर हो तो उसका डायरेक्शन भी हम लिख सकते हैं। तो पहले इसको आप पॉज करके इसको लिख लीजिए, इसका सोल्यूशन ऐसे किया जाता है बच्चों, पूछा गया सवाल है, आप देख लीजिए कैसे किया गया है, ठीक है। चलिए तो आप लिख लिए होंगे, अब इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा इसका डायरेक्शन भी हम देख लेते हैं। चलिए तो इसका अब इन दोनों के बीच में ही इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, दोनों समान है तो बिल्कुल इन दोनों के बीच में ही होगा। तो इस पहले से ये कितना एंगल बनेगा उसको हमें निकालना है। तो आप जानते हैं जो एंगल ये अल्फा होता है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला मैं उस दिन बताया था जब कूलॉम लॉ पे मैं न्यूमेरिकल बता रहा था। तो tan अल्फा इक्वल क्या हो जाता है, b मतलब दूसरा वेक्टर, मतलब जहां से एंगल नहीं बना है, ये अल्फा यही निकल रहा है, तो जो एंगल नहीं बना रहा है वो वाला वेक्टर। तो यहां पे देखिए ये अल्फा ई डैश, इससे इस परिणामी ई से अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये ई डैश नहीं लिखा जाएगा, ई डबल डैश लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ई डबल डैश, मतलब b बटे में a, तो a क्या हो जाएगा, e डैश हो जाएगा। तो ये दोनों सेम आया है, 2kq बटे में a स्क्वायर बटे में 2kq बटे में a स्क्वायर, दोनों से दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे 1। tan में किसका मान 1 होता है, 45 डिग्री का बच्चों, तो tan अल्फा इक्वल्स टू tan 45, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना पर लगेगा, 45 डिग्री पर लगेगा। ये जो परिणामी होगा ये ई डैश से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, टोटल एंगल 90 है, तो ई डबल डैश से भी इसका एंगल कितना होगा, 45 होगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दोनों के बीचों बीच में ये परिणामी लग रहा है। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, वेक्टर अगर थोड़ा सा आप सदिश जानते हैं तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए बच्चों इसमें देखिए कह रहा है, दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है, दो बिंदु आवेश हो 5 कूलम और 10 कूलम,
1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। दो बिंदु आवेश 5 कूलाम और 10 कूलाम के हैं और 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर कहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। कह रहा है बच्चों कि एक आवेश यहां पे है 5 कूलाम की और यहाँ पे दूसरा आवेश 10 कूलम का है और दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चों वो 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। अब पूछ रहा है कि दोनों की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस रेखा पर कहां पे शून्य हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य देखनी है। मान लीजिए कि ये एक ऐसा पॉइंट है, कोई पॉइंट P है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 1 मीटर दी गई है बच्चों, ठीक है। तो मान लो कि अगर ये P पॉइंट ले लो तो दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है ना, तो आपको यहां से मानना पड़ेगा, माना कि इस 5 कूलम के आवेश से x मीटर की दूरी पर इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ये टोटल 1 मीटर है, टोटल कितना है 1 मीटर है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस x मीटर हो जाएगा। टोटल 1 मीटर है और x इसको ही मान लिया तो बचा कितना, 1 में से x ही बचा ना। तो आप इसको पूछ रहा है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो बच्चों देखिए इस 5 कूलम की वजह से ये पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ निकलती है, तो इस 5 कूलम की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ हो जाएगी, E+5 कूलम। मान लीजिए ये E+5 कूलम की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और 10 कूलम की वजह से किधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना, E+10 कूलम, ठीक है बच्चों। अब पूछ रहा है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। हमें यही क्वेश्चन तो दे ही दिया कि 0 हो जाएगी, यही लाना है। तो आपको क्या लाना है कि E+5 कूलम, ये इधर की तरफ या पॉजिटिव लिया तो ये अपोजिट है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव में लेना पड़ेगा, E+10 कूलम। और जब दोनों को जोड़े तो क्या हो जाए, परिणामी क्या कह रहा है कि परिणामी को क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो बराबर हम क्या लिख दें, शून्य लिख दें। अब ये जो फॉर्मूला है इसके वजह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला में जो x है उसको रखेंगे, उस x की वैल्यू निकल सकती है। तो जो पहला आपको लाइन लिखना है बच्चों कि इधर की तरफ पहले तो आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाना है। अगर एक को पॉजिटिव मानते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। तो हमने अगर इस 5 वाले को पॉजिटिव माना, इधर वाले को पॉजिटिव माना एक्स एक्सिस की तरफ, तो इधर वाले को क्या मानेगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, तो इधर इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, माइनस मानना पड़ेगा। और कह रहा है कि दोनों को अगर ऐड करें तो क्या होना चाहिए, परिणामी जो तीव्रता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो मैंने बराबर शून्य रख दिया। अब समीकरण से क्या बनता है, अब E+5 कूलम। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, KQ बटे में R²। ये फॉर्मूला निकाला गया है। इसी फॉर्मूले से अगर इसको सॉल्व किया जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे के आवेश कितना है, Q आवेश मतलब 5 कूलम है, तो K5 और बटे में इस P बिंदु की इसकी दूरी जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई है कितनी है, x²। अब ये देखिए, अब इससे यहां पे ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी तो माइनस को उधर लेकर चले जाएंगे। चलिए अगले लाइन में लेकर चलते हैं कि अब इसका कितना हो जाएगा, कितना आवेश है 10 कूलम है, तो 10 बटे में कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस लिखा जाएगा यहां से इसकी दूरी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब उसको उधर लेकर चले जाइए तो 5 के ये कितना हो जाएगा, 5 के बटे में x², 5 के बटे में x² इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 10 के बटे में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब चलिए बच्चों इस k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 2 टाइम में ये भी कट जाएगा। x वाले को एक तरफ और नंबर वाले को एक तरफ लिख लीजिए, तो x को इधर लेकर आएंगे तो 1 माइनस एक्स, और देखिए ये स्क्वायर है नीचे, ये x भी स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हम टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वही काम करने जा रहे हैं कि दोनों ऊपर नीचे वाला स्क्वायर में है तो हम पूरे कंप्लीट के स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए यहां 2 बचा और बटे में ये कितना हो जाएगा, अब मान लीजिए इसको यहां लेकर आए और ये ऊपर कितना बचा, 2 बचा, 2 बटे में कितना हो जाएगा 1। अब बच्चों हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो हम स्क्वायर से लिख सकते हैं ना, √2/1 का स्क्वायर बना सकते हैं, रूट लगाकर इसको भी स्क्वायर बना सकते हैं, बनाना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये √2 ये 2 से पावर कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बटे में एक्स। अब ये कितना बचेगा ऊपर √2 और बटे में 1 का 1 ही होता है तो 1 से इधर मल्टीप्लाई कर दो,
एक का स्क्वायर रूट एक ही होता है, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू √2x। तो बच्चों इस x को इधर लेकर चले जाइए तो क्या हो जाएगा, एक बराबर में हो जाएगा, ये प्लस जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे x, या इसको √2x, और ये x इधर जाएगा तो प्लस x, तो x कॉमन हो जाएगा उधर, तो x कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा √2 + 1 इक्वल टू क्या बचेगा 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1/√2 + 1 मीटर के दूरी पर, किससे, इस 5 कूलम से, इस 5 कूलम आवेश से 1/√2 + 1 इसको निकाल सकते हैं बच्चों। 1/√2 + 1 का वैल्यू कितना हो सकता है 1/√2, √2 का मान 1.41 + 1, तो √2 का मान 1.41 होता है प्लस 1 तो कितना हो जाएगा ये 2.41 हो जाएगा, 2.41 मतलब ये यही होगा। तो अगर आप इसको लिखें तो 0.24 होता है 0.41 मीटर पे लगभग, ये कितना हो जाएगा लगभग 0.41 मीटर पर इसकी वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। इधर से 0.41 और इधर से कितना हो जाएगा 0.51। देख रहे हैं बच्चों, इधर से ज्यादा दूरी, इधर से कम दूरी, कम आवेश है तो कम दूरी पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बराबर होगी, क्योंकि ये ज्यादा लगाएगा। तो ये यहां पर हम निकाल सकते हैं, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल। अब देख चलते हैं तीसरे सवाल पे, पॉज करके इसको चाहे तो बना सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत ही इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता है ऐसे सवाल। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप कर लेंगे। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। चलिए बच्चों, तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल ये कह रहा है कि अगर कोई ये दो आवेश लग रखे गए हैं तो यहां पे आपको इन दोनों आवेश में ये P निकालना था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना था। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा तो आप जानते हैं, ये पहले बना लीजिए कि यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे 1.5 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है, यहां पे ये वैद्युत द्विध्रुव है -1.5 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों 4 मिलीमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है। ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। कह रहा है P निकालने के लिए, तो P इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला। अगर आप ऐसे ही, मैं जब उसको समझा रहा था तो बताया था कि 2QA होता है। अगर यहां पे जो ये डिस्टेंस है 4 मिलीमीटर, इसी को हम क्या मानते हैं 2A मानते हैं बच्चों। तो ये 2A की जो A का जो मान है वो कितना है 4 मिलीमीटर है। कितना है 4 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हमें किसमें बदलना पड़ेगा मीटर में, तो 4 × 10⁻³ मीटर होगा। कभी कहीं भी मिलीमीटर है तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो किसमें हो जाएगा मीटर बदल जाएगा। बच्चों मिस्टेक यहाँ पे यही होता है कि ये जो 4 मीटर की दूरी हम एक ऐसा रख देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत है। हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, P निकालना है तो Q × 2A लिखना पड़ेगा, 2A एक साथ और Q को यहां पे। तो आवेश एक, दोनों में से कोई एक आवेश लेना है, पॉजिटिव वाला लेते हैं। 1.5 माइक्रोकूलम है तो माइक्रोकूलम को 10⁻6 कूलम कहते हैं 1 माइक्रोकूलम को, तो हम लिख दिए 1.5 × 10⁻6 कूलम एंड इनटू, अगर ये मिलीमीटर में है तो हमने 2A को मीटर में लिखा, 4 × 10⁻³ इसको गुणा कर देंगे तो 15 चौको 60 × 10⁻9। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा कूलम्ब मीटर। ये आपका आंसर हो सकता है। इसको अगर आप 6 लिखे, 6 × 10⁻8 हो जाएगा। जब ये 0 लगता है तो 1 पावर माइनस में घट जाता है, अगर प्लस होता है तो 1 पावर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कूलम्ब मीटर हो जाएगा। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अब चलिए बच्चों चौथे क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। आप समझ गए होंगे इसको तीसरा कैसे सॉल्व हुआ। अब चौथा हम देखते हैं। बहुत इजी चल रहा है बच्चों। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ठीक चल रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए चौथे को करते हैं। चौथा सवाल कैसे है देखिए बच्चों, ये 2023 में पूछा गया है। ये सवाल को 2023 में, अभी हम लोग कॉपी जांच कर रहे हैं यूपी बोर्ड का। ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों ने गलत कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा 11th वाला कॉन्सेप्ट है जो आप गति के समीकरण पढ़ते हैं उस पर आधारित है। अगर थोड़ा सा आप इसको यहीं पे समझ लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए
कि x दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग जो होगा वो इतना होगा। और इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन हो, अगर ये x दूरी चलता है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है। आपको क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये इलेक्ट्रॉन का देखिए वेलोसिटी निकालना है, x दिया है। सबसे पहले अगर आप यहां पे इसका त्वरण निकाल लेंगे तो बहुत आसानी से वेग को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ बल लगा होगा, ठीक है ना। और बल लगा होगा तो उस पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही इलेक्ट्रॉन आवेश है, तो उतना ही ये कौन सा बल लगाया होगा, वैद्युत बल भी लगाया होगा। तो सिंपल सा जो हमारा इस पे जो लगा हुआ बल होता है m इंटू ए, वो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, F बाई क्यू। तो यहां से जो बल निकलता है वो क्या होता है, Q इंटू ई के बराबर हो जाता है। तो ये बल जो आपका ये जो ट्रांसलेशनल मोशन है, मतलब कि आपका जो मैकेनिकल जो ये मैकेनिकल जो आपका फोर्स है वो बराबर हो जाता है किसके, इलेक्ट्रिकल फोर्स के। जो यांत्रिक बल है आपका वो बराबर हो जाएगा यहां पे किसके, आपके वैद्युत बल के। तो वैद्युत बल क्या होता है, Q इंटू ई। इस फार्मूले को आप याद रखें। ये आपका द्रव्यमान है, ये एक्सेलरेशन है, ये आवेश है, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बच्चों। इसके सॉल्यूशन में देखिए यहीं से स्टार्ट होगा इसका सॉल्यूशन, कि जो आपका यांत्रिक बल होगा इसको यहां तक ले जाने में वो इसके वैद्युत बल के बराबर होगा। तो चलिए बच्चों अब यहां से एक्सेलरेशन निकालते हैं। हम कैसे निकालेंगे इसका द्रव्यमान। मान लीजिए कि जो मास ऑफ ये द्रव्यमान किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इंटू इसका ये द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का इंटू त्वरण, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ ई हो जाएगा। और ये जो कैपिटल जो ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ई बटे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक्सेलरेशन तो निकल गया बच्चों। ठीक है, इनिशियली ये जो मान लो कि इनिशियली ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, मतलब कि ये विराम अवस्था में था, तो u बराबर 0 हो जाएगा। फाइनली इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है बच्चों, v है। हमें v ही निकालना है। तो आपको दूरी, आप प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग पता हो तो आप जानते हैं कौन सा समीकरण का यूज करना है। तो आप जानते हैं तीसरे समीकरण से ये v निकल सकता है। तो क्या होता है, ये आपका गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, 2as होता है। तो अब इसका यूज करेंगे तो ये भी निकालना ही है। प्रारंभिक वेग कितना आपका 0 है, इंटू 2a कितना है बच्चों, a आया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश वैद्युत क्षेत्र बटे में इसका मास e, और इंटू में इसकी दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, x। तो अब यहां से इसको लिखेंगे तो ये देखिए अब इसको ये प्लस होगा ना, 0 है प्लस होगा। अब ये 0 से कोई मतलब नहीं है। अब ये बचा केवल, अगर ये स्क्वायर हटाना है तो उसको किस में लिखना पड़ेगा, अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। 2e इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितनी है, e है। अब देखिए इसमें q आपको प्रूफ करना है। तो आप मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो e ना लेकर कितना है, q है। अगर यहां पे प्रूफ करने के लिए क्यू पूछ रहा है तो आवेश क्यू मान लीजिए, अगर ई पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई मान लीजिएगा। आवेश की ही तो बात है। यहां से आप इसको जो हम ई अपने तरफ से माने हैं, इस क्यू रखे थे, ये क्यू रख के ही पूछ रहा है कि मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, क्यू है। तो इस क्यू को ही तो क्यू हर जगह रख दीजिए इलेक्ट्रॉन के आवेश पर, तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो यहां पर इसको रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ई 2QE इंटू एक्स बटे में एम ई। तो अब इसको अंडर रूट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2QEX बटे में क्या हो जाएगा, एम ई। यही आपको प्रूफ करना था कि जो इसकी वेग होती है वो किसके बराबर होती है, 2QEX बटे में ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ द्रव्यमान किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपने प्रूफ कर दिया 4 लाइन में। हमको लग रहा है कि आपने इसको भी क्या कर लिया होगा, समझ लिया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वें क्वेश्चन पे बच्चों। चलिए पॉज करके लिख लीजिए इसको। ये जो 5th क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसको क्या कह रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो इतने मिलीग्राम द्रव्यमान को एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है
को संतुलित कर सके। कह रहा है बच्चों बिल्कुल वही क्वेश्चन, अभी वैसा ही वही फॉर्मूले का यूज होगा। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो इतना ग्राम का कोई द्रव्यमान है और उसको क्या कर दे, वो संतुलित कर दे। तो मान लीजिए कि बच्चों ये एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ये ऊपर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही समझना था। पिछले वाले अगर टॉपिक में नहीं समझ पा रहे हैं, जो फार्मूला भी लिखा गया था वो इसमें समझ लीजिए। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऊपर की तरफ है और कोई एक तेल की बूंद है। अब इसका द्रव्यमान इतना दिया गया, इसका मान लीजिए कि द्रव्यमान यम है। तो बच्चों इस पे एक नीचे की तरफ एक बल लगेगा। आप जानते हैं कि इस पे एक गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ अपने नीचे की तरफ लगाएगी। तो ये बल नीचे की तरफ कितना लगेगा बच्चों, अगर इसका द्रव्यमान यम है तो इस पे नीचे की तरफ बल कितना लगेगा, यम इंटू जी। और इस पे एक वैद्युत बल लगेगा ऊपर की तरफ, कितना लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ, जो आप जानते हैं E = F/Q होता है। तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स बराबर Q इंटू E के बराबर बल लगेगा बच्चों। तो अभी आपने देखा ऊपर जो बल लगेगा वो QE के बराबर बल लगेगा, यहां से जब निकाला, और नीचे mg। तो पूछ रहा है यही कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी हो कि ये ना नीचे आए ना ऊपर जाए, यहीं पे क्या हो जाए, रुक जाए। तो बच्चों जितना बल नीचे लग रहा है उतना ही बल अगर ऊपर लगेगा तभी तो ये यहीं पे जाकर रुक जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बनेगा कि ये जो आपका m इंटू जी है वो बराबर हो जाएगा अगर q इंटू ई के, तो वहीं पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा बच्चों। तो यही फार्मूला अभी इसके पहले जो हमने लगाया था, इधर की तरफ कोई अगर वेग विस्थापित हो रहा था तो वहां पे एक्सेलरेशन a था और उसका द्रव्यमान क्या था, यम a था, और उसको संतुलित करने के लिए, उसका वेग निकालने के लिए हमने किसको रखा था, q इंटू ई बल के बराबर रखा था, यम a इंटू क्यू ई। वही फार्मूला यहाँ पे यम इंटू जी आया, यहाँ पे संतुलित करने के लिए क्या आ गया, यम इंटू जी, अपोजिट फोर्स लग रहा है तो यम इंटू जी और बराबर क्यू इंटू ई। तो इस यहां से हम बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखिए बच्चों, ये E = क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण और बटे में जो भी आवेश हो, जितना भी उस पे आवेश हो। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने हो जाएगी, द्रव्यमान कितना है बच्चों, इसका दिया गया इतना मिलीग्राम, मतलब कि इसका द्रव्यमान m दिया गया है 0.001 मिलीग्राम दिया गया है, मिलीग्राम mg। तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे, मतलब किलोग्राम में आप इसको अगर चेंज करेंगे तो आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं बच्चों। तो ये 0.001 इंटू, ये देखिए 1 मिलीग्राम में जो होता है वो 10⁻³ ग्राम होता है, और 1 ग्राम में जो होता है वो 10⁻³ केजी होता है। तो हमें इसको केजी में बदल कर चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10⁻³ ग्राम बराबर कितना केजी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ केजी हो जाएगा। यानी कि 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁶ केजी होगा, और इसके पहले कितना लगा हुआ है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 केजी हो जाएगा। तो इसको आप लिख लेंगे कि 0.001 इंटू 10⁻⁶ केजी हो गया। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, पर सेकंड स्क्वायर होता है, और बटे में आवेश कितना होता है, कह रहा है कि इस पे जो आवेश है बच्चों वो कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है बच्चों। तो यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.8 बटे में 16×3 = 4.8, और इंटू 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶। ये बच्चों यहाँ पे देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी 3 जीरो इधर आएंगे इस पे, ठीक है ना। अगर इसको 3 जीरो और उधर लेकर जाए तो इसी का मान कितना हो जाएगा, अगर 3 जीरो को उधर लेकर जाए तो आप इसको मतलब कि अगर करना है तो 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 जीरो को मेंटेन करने के लिए, इसी को अगर आप लिखना चाहें तो 0.001 इंटू 10⁻⁶ को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻1.0 इंटू 10⁻⁹। 3 अंक दशमलव इधर लेकर जाएंगे तो 3 अंक माइनस में बढ़ जाएंगे इस पे बच्चों, तो वही बढ़ गया है। और ये जो आपका 10⁻⁹ ऊपर जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस में माइनस में 19 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 19 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 98 48 मतलब कि 49/24 हो जाएगा, इंटू 10⁻19 में से 9 घटेगा 10 हो जाएगा, तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.04 इंटू 10⁻10। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं न्यूटन पर कूलम होता है इसका मात्रक, ठीक है ना, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर इसको संतुलित करना है तो नीचे की तरफ mg फोर्स, ऊपर की तरफ QE फोर्स, संतुलित होने के लिए ये बराबर रखना पड़ेगा और इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बार पूछा गया बच्चों, इसको देखिए 19 और 13 में पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना है आने वाले वर्षों में 2024 के लिए, इसलिए इसको बताया गया है बच्चों। चलिए अब आगे वाला लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं कितना कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको तो लिख लिए होंगे आप पहुंच करके। ये जो 6th क्वेश्चन है उसको देखिए ध्यान से बच्चों। ये कह रहा है कि दो वैद्युत द्विध्रुव है, एक ये है और एक ये है, दोनों एक दूसरे से, इसमें दिया गए दो विद्युत ध्रुव संयोजन में दो दिया गया, दोनों 120 डिग्री के एंगल पर रखे गए हैं बच्चों, ठीक है। कह रहा है कि परिणामी इसमें वैद्युत द्विध्रुव इसका आघूर्ण ज्ञात कीजिए, वैद्युत द्विध्रुव परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि P ज्ञात कीजिए। उसके बाद से ये कह रहा है कि अगर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों की वजह से किधर की तरफ प्रोड्यूस हो रही है, एक्स एक्स की तरफ प्रोड्यूस हो रही है, किसके तरफ, एक्स एक्स की तरफ, तो परिणामी बल आघूर्ण भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये कह रहा है, जैसा कि ये फिगर यहाँ पे बनाया गया है इसको समझ लीजिए कि एक ऐसा ये आपका द्विध्रुव है, माइनस Q आवेश यहाँ पे है, प्लस Q आवेश यहाँ पे है, और ये AB है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ ही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक्स एक्स की तरफ E का मान परिणामी है, और इधर की तरफ जो आपका एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस Q आवेश रखा गया है, यहाँ पे माइनस Q आवेश रखा गया है। इन दोनों के बीच का जो एंगल दिया गया है बच्चों वो 120 डिग्री दिया गया है, ठीक है, परिणामी पूछा गया। तो मान लीजिए कि ये जो आपका AB, ये जो आपका AB जो है और ये आपका CD जो है, ये CD है, ठीक है ना। तो इसमें आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो किधर से किधर होती है बच्चों, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। तो यहाँ पे जो P1 होगा पहला, इसकी दिशा किधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी P1 की, ठीक है ना। और जो P2 होगा बच्चों उसकी जो दिशा होगी सेम आवेश है, तो ये भी P होगा, इसके लिए जो PA होगा वो इधर की तरफ है, और इसका जो P होगा वो इधर की तरफ है। क्यों P ही ले रहे हैं, अगर यहाँ पे माइनस Q है प्लस Q है तो ये P है, अगर ये 2 Q यानी कि प्लस Q और माइनस Q के अलावा अगर कुछ होता तब हम P के अलावा कुछ ले लेते। ये भी P ही, इसके वजह से जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा वो भी क्या बनेगा, P ही बनेगा, क्योंकि आवेश दोनों पर क्या है, सेम है, समान वैद्युत द्विध्रुव है, ये दोनों जो समान क्या प्रोड्यूस करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप देख सकते हैं कि इस P और इस P के बीच भी जो एंगल बनेगा वो 120 ही बनेगा, क्योंकि इस रेखा पर ये P है और इस रेखा पर ये P है, यानी कि दोनों के बीच का। आप अगर ऐसा कुछ खींचा गया है, एक इधर की तरफ है ऊपर की तरफ और एक किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो आप इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब एक आपका P ऊपर की तरफ है और दूसरा P नीचे की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री। अब ये दो वेक्टर है बच्चों, देखिए दो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो इन दोनों का परिणामी का सूत्र आप जानते हैं कि परिणामी का सूत्र क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि एक स्मॉल p हो गया, इन दोनों का जो परिणामी हो गया वो स्मॉल p हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a का स्थान पे क्या है, p² है, b के स्थान पर भी p² है प्लस 2, a का स्थान पर p है, b के स्थान पर भी p है, गुणे में p लिख लेना है, p और cos, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 120। बस इसको ही निकाल लेना है। तो देखिए कैसे निकल जाएगा, इसको जब निकालेंगे तो ये p² कितना हो जाएगा, 2p², और देखो ये भी कितना हो जाएगा, p² 2p², और ये 2 × p², और cos 120 की वैल्यू होती है बच्चों -1/2। आप देख लीजिए cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, 2 से 2 कटेगा ये, तो अंडर रूट में ये 2p² और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -p², तो अंडर रूट में ये क्या बचेगा बच्चों, 2p में से 1p² घटाएंगे, 2p² में से 1p² घटाएंगे तो p² हो जाएगा, तो ये अंडर रूट p हो जाएगा। तो परिणामी इन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों का जो परिणामी होगा
वो कितना हो जाएगा बच्चों, P हो जाएगा। परिणामी जो होगा यही परिणामी वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, यही आपका परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। अब इसका अब कह रहा है कि अगर ये तो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हो गया, अब कह रहा है कि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ हो, एक्स एक्सिस की तरफ हो, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगा वो किधर की तरफ हो बच्चों, एक्स एक्सिस की तरफ। दोनों बराबर थे, मान लीजिए दोनों बराबर है, तो इन दोनों की वजह से ये जो P बनेगा बिल्कुल इन दोनों के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा। तो 120 डिग्री है, तो ये यहां से ये कितना डिग्री एंगल बनेगा, 60 डिग्री। यहां से कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। अगर इन दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ये 60 डिग्री बन ही गया, तो ये बचा कितना बच्चों, 30 डिग्री। ये कितना बचा, 30 डिग्री। अब कहा जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव, इस परिणामी की वजह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या आपको निकालना है कि बल आघूर्ण ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला। तो ये जो फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, P इंटू ई साइन थीटा होता है, P इंटू ई साइन थीटा। बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला बताया गया था बच्चों, वो कितना लगता है, P इंटू ई साइन थीटा लगता है। तो P का मान P ही है, P रख दे रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ही दिया गया है, तो E हो गया। और साइन यहां पे देखिए, इस परिणामी P और E के बीच में एंगल कितना, यही एंगल लिखना है। आप 60 डिग्री 121 नहीं मत लिख दीजिएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र तथा P के बीच में एंगल कितना हुआ, देखिए बच्चों ये दिया था, यहां पे इसको समझना जरूरी है कि एक आपका P इधर की तरफ काम कर रहा है, एक P इधर की तरफ काम कर रहा है। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो किधर की तरफ काम करेगा, इन दोनों के बीच ही में, दोनों ये बराबर हैं तो इन दोनों के बीच में होगा। दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री था, तो यह एंगल कितना हो जाएगा, 60। अब कह रहा है कि अगर ये वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो एक्स एक्सिस की तरफ हो, इधर की तरफ, और परिणामी आपका P इधर की तरफ आया, तो बताइए कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा। तो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है P इंटू ई और दोनों के बीच का एंगल। तो अब बताइए कि अगर ये टोटल 90 है, अगर ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 है, आप यहां पर लिख लेंगे तो साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो ये टार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, P इंटू ई और बटे में साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 रखेंगे तो बटे में 2 हो जाएगा। तो ये वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, तो इसका ये आपका आंसर हो जाएगा, ये सलूशन हो जाएगा। परिणामी तीव्रता P और जो आप बल आघूर्ण जो लगेगा इस पे वो कितना लग जाएगा, P बटे में 2। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए ये जो 50 मिनट की वीडियो जो लगभग बनी है, अब इस अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।